पिछले दिनों हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पूरन कुमार ने सुसाइड किया। एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा जातिवाद और तीसरा राजनीति। और ये एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल बन गया जिससे कि एक आईपीएस अधिकारी को अपनी जान देनी पड़ी। सुसाइड की घटना के पहले पीएसओ सुशील कुमार का पकड़ा जाना, पूरन कुमार ने काफ़ी दरखास्तें दी थी सरकार को, कोर्ट में अप्लाई किया था, SC/ST कमीशन को दिया था, लेकिन उनकी जो सारी दलीलें हैं, सारी दरखास्तें हैं, वो जांच के बाद खारिज कर दी गई थी। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को कहाँ जा रहे हैं हम, इस तरह से जो पूरे एक आपराधिक घटना को, एक ऐसी घटना जिसको आप हादसा मान सकते हैं, उस पर इस तरह की राजनीतिक खेमेबंदी। सबसे दुख की बात यह है कि अगर आप किसी की मृत्यु पर भी वोट की राजनीति खेलते हैं तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। क्या ये सही है कि 75 साल के बाद, हमारी आज़ादी के बाद, क्या वाकई में ऐसे सर्विसेज में भी जाति उत्पीड़न हो रहा है? मैं इसको नहीं मानता। SIT भी शायद इस तरह से बनाई गई कि 4 उसमें दलित हैं, 4 शायद जनरल हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से गलत है। तो इसको मैं एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहूँगा और एक प्रजातंत्र को एक खतरा बताऊँगा कि एक जो सीधी चीज़ है उसको ठीक से ना देखते हुए आप उसको कोई और समझते हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और जब वो मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो पूरा घर धुलवाया जाता है। वो लोकसभा चुनाव के दौरान कन्नौज में एक मंदिर में जाते हैं तो उसके बाद मंदिर धुलवाया जाता है। तो ये कौन सा माइंडसेट है? पॉलिटिक्स है इसके पीछे, और अगर पॉलिटिक्स भी है तो शायद मुझे जाता ये बहुत ही घटिया किस्म की पॉलिटिक्स है अगर इस तरह से, और इससे फिर नतीजा क्या मिले, इसका मैसेज क्या जाता है? इसका ये हमारे जो मॉडर्न इंडिया पर एक माथे पे कलंक है। अब क्या है कि जाति के आधार पे भी पोस्टिंग होनी शुरू हो गई है। आज की जो सरकारें हैं, राजनीति इस कदर हावी हो गई है कि लोग सबसे पहले जात देखते हैं, उसके बाद। नमस्कार, अमरउजाला.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। हर सप्ताह की तरह इस बार भी हम आपसे रूबरू हैं एक नए मेहमान के साथ, एक ख़ास मुद्दे पर बातचीत के लिए। पिछले दिनों हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पूरन कुमार ने सुसाइड किया, और उस सुसाइड को लेकर के पूरे हरियाणा में, पूरे देश में एक मैसेज गया कि उनका उत्पीड़न हुआ, जाति उत्पीड़न हुआ। वो एक दलित अधिकारी थे और आरोप ये उन्होंने लगाया अपने सुसाइड 8 पेज के सुसाइड नोट में कि उनके विभाग में उनके सीनियर्स ने उनका सामाजिक उत्पीड़न किया, उनका जाति उत्पीड़न किया, और इससे तंग होकर उन्होंने ये खतरनाक रास्ता अपनाया। और इस पूरे प्रकरण ने राजनीति का ऐसा रंग लिया कि ऐसा लगा कि हरियाणा में जाट वर्सेस दलित ये एक मुद्दा बन जाएगा। और उसके बाद इस मुद्दे पर कार्रवाई हुई। रोहतक के तत्कालीन SSP का तबादला हुआ, DGP शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया, और ये मुद्दा राजनीति में एक बड़े मुद्दे की तरह रहा। इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं IPS अधिकारी रहे, पूर्व IPS अधिकारी, IB के स्पेशल डायरेक्टर रहे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में CC रहे, श्री यशोवर्धन आज़ाद जी। आज़ाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपको मैंने इसलिए यहाँ पर बुलाया, तकलीफ़ दी कि आपका जो अनुभव है वो हर तरह का है। आप पुलिस में MP काडर में रहे, फील्ड में भी रहे, आपने फील्ड पोस्टिंग भी की, आप SP भी रहे, DIG भी रहे, यानी आपको वहाँ का भी तजुर्बा है। फिर आप लंबे समय तक देश की सबसे प्राइम खुफिया एजेंसी IB में विभिन्न पदों पर रहे, और उसके बाद आप फिर एक तरह से जज की भूमिका में रहे जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो आपको तीनों एंगल से ये सारी चीज़ों को देखने का एक तजुर्बा है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो जो आपने कहा कि ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें 3 चीज़ों का मिश्रण है, और ये बात आपने पहले भी कही। एक तो भ्रष्टाचार,
दूसरा जातिवाद और तीसरा राजनीति। और ये एक ऐसा ख़तरनाक कॉकटेल बन गया जिससे कि एक आईपीएस अधिकारी को अपनी जान देनी पड़ी। मैं समझता हूँ कि अभी तक की जो घटना के जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये तो स्पष्ट लगता है कि भ्रष्टाचार एक बहुत ही प्रमुख अंग है इस पूरे घटनाक्रम का, क्योंकि सुसाइड की घटना के पहले पीएसओ सुशील कुमार का पकड़ा जाना, उसको अरेस्ट किया जाना पुलिस द्वारा, और उसके बारे में एक वीडियो सामने आना जिसमें कि वो एडीजी के नाम पे शराब कारोबारी जो है, शराब कारोबारी से एक्सटॉर्शन जिसको हम कहते हैं, वो एक्सटॉर्शन ही हुआ क्योंकि वो 2.5 लाख महीने की शायद मांग की जा रही थी। और जैसा कि ये एसआई संदीप ने भी इस बात की अपने वीडियो में पुष्टि की। लेकिन और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसा कि आपने कहा कि एक लंबी फेहरिस्त भी दी गई है उस चिट्ठी में, जिसमें 9 लोग हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, 4 आईएएस अधिकारी हैं, पुराने जो चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर प्रसाद, उनके खिलाफ भी है, और तथा अन्य लोगों के खिलाफ 3 पूर्व डीजीपी हैं, 3 पूर्व डीजीपी हैं, मनोज यादव हैं और संधू हैं जो खुद एक दलित अधिकारी हैं। और इसके अंत में सिर्फ एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि पूरन कुमार ने काफ़ी दरख्वास्तें दी थी सरकार को, कोर्ट में अप्लाई किया था, SC/ST कमीशन को दिया था, लेकिन उनकी जो सारी दलीलें हैं, सारी दरख्वास्तें हैं, वो जांच के बाद खारिज कर दी गई थी। तो हाई कोर्ट तक ने खारिज हाई कोर्ट ने कई ऐसे बिल भी खारिज किए थे, बल्कि मनोज यादव के खिलाफ तो चीफ सेक्रेटरी ने इंक्वायरी की थी, और बल्कि वो भी दलित थे, और जिन्होंने, हाँ चीफ सेक्रेटरी, और उन्होंने वर्धन उनका शायद नाम था, और उसके बाद एक केस रजिस्टर भी वो कराना चाहते थे मनोज यादव के खिलाफ, लेकिन वो बात भी नहीं बनी, और हाई कोर्ट ने उनके कंप्लेंट SC/ST कमीशन ने भी की थी। SC/ST कमीशन ने भी किया था। मनोज यादव तो आपके साथ काम कर चुके हैं। मनोज यादव हमारे साथ रह चुके हैं, बहुत ही अच्छे अफसर हैं, बल्कि उस फेहरिस्त में विनोद जी और भी लोग हैं। कला रामचंद्रन एक लेडी अफसर हैं, बहुत अच्छी अफसर हैं, वो भी IB में थी। तो ऐसे कई अफसर हैं, बलविंदर संधू हैं जो खुद एक SC ये हैं और DG थे, उनके खिलाफ भी है। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ दुख की बात है, लेकिन ये सारी घटनाएं एक दूसरे से बिल्कुल ही इस तरह से आपस में लिप्त हैं कि अब वो SIT ही एक्चुअली बताएगी कि एग्जैक्ट घटनाक्रम क्या है, सच्चाई क्या। लेकिन इस तरह की घटनाओं में जिस तरह राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ, जिस तरह से जातीय कलर दिया गया, वैसे तो सामान्य अपराध की घटना थी, भारतीय दंड संहिता और न्याय संहिता के तहत उसमें अब मुकदमा दर्ज करके जांच हो सकती थी। एक अधिकारी थे, उनके PSO पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने कोई बयान दिया, उसके बाद एक अधिकारी ने सुसाइड किया, तो एक अपराध की घटना है। अब इसको फिर जातीय रंग दिया गया, जिस तरह से उनकी पत्नी धरने पर बैठी बाबा साहब अम्बेडकर का पोस्टर लगा करके, फिर संदीप सिंह का जो परिवार था वो उन्होंने भगत सिंह का फोटो लगा दिया वहाँ पर, तो एक तरफ भगत सिंह, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को कहाँ जा रहे हैं हम, इस तरह से जो पूरे एक आपराधिक घटना को, एक ऐसी घटना जिसको आप हादसा मान सकते हैं, उस पर इस तरह की राजनीतिक खेमेबंदी। पता लगा कि वो चिराग पासवान भी पहुंच गए वहाँ, राहुल गांधी भी पहुंच गए, हुड्डा साहब संदीप सिंह के यहाँ पहुंच गए। ये सब जो है, ये अपराध, भ्रष्टाचार, राजनीति और नौकरशाही, इनका क्या घालमेल है अजीब सा। देखिए विनोद जी, सबसे दुख की बात यह है कि अगर आप किसी की मृत्यु पर भी वोट की राजनीति खेलते हैं तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। विपक्ष के लोग भी गए वहाँ पे दलित राजनीति करने के लिए, कांग्रेस के लोग थे, हुड्डा साहब वो भी पहुँचे जाट की पॉलिटिक्स की राजनीति करने। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, और ख़ासकर जब उनकी पत्नी खुद एक IAS अधिकारी हैं, तो अंबेडकर जी का फ़ोटो ले जाना ऐसे प्रकरणों में वो सही नहीं था। उसी प्रकार भगत सिंह का फ़ोटो लगाना इसमें वो भी सही नहीं था। और आपने बिल्कुल सही कहा, आइकॉन है भाई भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, तो बिल्कुल बिल्कुल बाबा अंबेडकर साहब को हम जहाँ जिस पेडेस्टल पे रखते हैं और भगत सिंह को जहाँ हम रखते हैं, उन्हें ऐसी चीज़ों में नहीं लाना चाहिए। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि
पूरन कुमार जी के बारे में या इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में सीएम को खुद मालूम था इस विषय पे, लेकिन इसके बारे में साफ तौर पर नहीं बोलना, ऑफिशियल एक स्टेटमेंट नहीं देना, वो भी एक गलत था। क्योंकि एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में आवश्यक है कि जो जनता को आपको बताना चाहिए कि भाई ऐसी जब एक कोई घटना हुई है, इतनी इम्पॉर्टेंट घटना हुई है, सेंसेशनल घटना हुई है, तो आपको बताना चाहिए। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया तथ्य, और ये सारी राजनीति के बीच लोग समझने को अपने आप में मजबूर थे कि क्या हो रहा है। तो इसको मैं एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहूँगा और एक प्रजातंत्र को एक खतरा बताऊँगा कि एक जो सीधी चीज़ है उसको ठीक से ना देखते हुए आप उसको कोई और स्वरूप। मतलब आज ही मैं पढ़ रहा था एक पोस्ट किसी की, हरियाणा में से शायद किसी लिखी थी कि एक आईपीएस अधिकारी जो एडीजी रैंक पर हैं, जिनकी पत्नी खुद आईएएस हैं, अगर उनका ब्यूरोक्रेसी में अपने विभाग में जातीय आधार पर उत्पीड़न होता है तो ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी होने के बाद तो अपेक्षा ये होती है कि ये दूसरों को न्याय देंगे। अब अगर वही अन्याय के शिकार हों, अगर हैं तो कथित रूप से, तो ये तो बहुत गंभीर बात होगी। और अगर वो अन्याय के शिकार नहीं है, खाली उन्होंने आरोप लगाया है अपन बचने के लिए, तो ये उससे भी ज़्यादा गंभीर बात है। तो इसलिए क्या लगता है, इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? नहीं, बहुत होनी चाहिए। बल्कि आपने जो एक मुद्दा उठाया एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या ये सही है कि 75 साल के बाद, हमारी आज़ादी के बाद, क्या वाकई में ऐसे सर्विसेज में भी जाति उत्पीड़न हो रहा है? मैं इसको नहीं मानता। ये अवश्य हो सकता है कि कुछ केन प्रकरणों में यहाँ यदा कदा कभी ये हो जाए, लेकिन ये कहना एक आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी के खिलाफ इस तरह का वो भी उसी के विभाग में, और उसी के विभाग में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एक बात और बताना चाहता हूँ, हरियाणा में किसी भी अधिकारी आईएएस आईपीएस के खिलाफ जाति उत्पीड़न के बारे में आरोप नहीं लगे हैं। 4 डीजीज जो हरियाणा के रहे हैं वो खुद एससी के हैं। तो एक स्तर पर आके ये चीज़ें आदमी भूल जाता है। मैं आपको बताऊं कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, आप बिहार से आते हैं, मध्य प्रदेश काडर के हैं। ये राज्य तो ऐसे हैं जहाँ जातीय राजनीति बहुत चरम पर होती है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में बड़े शानदार डीजी हुए, SC/ST कम्युनिटी से श्री रामानुजन साहब थे, ब्रजलाल साहब थे, कई अधिकारी एक अच्छे रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे, और कभी इस तरह की उनके खिलाफ उन्होंने या ऐसी शिकायत इस तरह की कभी नहीं आई, जाति उत्पीड़न कभी नहीं आई इस तरह से। बिहार में भी मुझे नहीं लगता किस तरह की आई होगी। ये एक तरह से बड़ा पहला अजीब सा एक केस है। इससे क्या लगता है कि हमारा पूरा जो सिस्टम है, अब मैं थोड़ा सा इसको और ब्रॉड करना चाहता हूँ, उस अभी तक तो घटना स्पेसिफिक में बात कर रहे थे, ये जो हमारा सिस्टम है कहीं ना कहीं उसमें गंभीर कमियां आ रही हैं। देखिए, कमियां तो आ रही हैं। सवाल ये है कि जहाँ तक दलित के लोगों के साथ व्यवहार का सवाल है, ये अवश्य है कि जिस तरह की समानता की हम अपेक्षा करते हैं वो नहीं है। ये अवश्य सही है कि उनके खिलाफ दुर्व्यवहार होता है, सब कुछ होता है, सामाजिक स्तर पर काफ़ी शोषण होता है, ये बात सही है। लेकिन उसका इस्तेमाल करना राजनीति में और ये कहना कि आईपीएस आईएएस में भी हो रहा है, मैं इसे नहीं मानता हूँ। देश तरक्की कर चुका है और कई मामलों में आगे बढ़ चुका है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद, या चाहे वो आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे अन्य सर्विसेज है, इसमें नहीं हुआ है। और अगर ऐसी बात हो रही है कि यहाँ भी अगर राजनीति करनी पड़ रही है किसी के मृत्यु पर, तो ये बहुत ही दुखद बात है और एक तरह का संकेत है कि आपकी जो प्रणाली है वो सही ढंग से नहीं चल रही है। क्योंकि आमतौर पर जो आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, उसका सबसे बड़ा आधार यही है कि ये सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए है, सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावर नहीं, सोशियो इकोनॉमिक। माना जाता है कि व्यक्ति जब सरकारी नौकरी में आएगा, वो उससे स्टेट पावर के साथ जुड़ेगा, उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से उसका सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा और वो जो इस तरह के भेदभाव हैं इनसे दूर होगा। रिजर्वेशन का मतलब ही है, इसका बेस यही है। बेस यही है, वो खाली मतलब कोई इकोनॉमिक नहीं, गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, बिल्कुल वो सामाजिक सशक्तिकरण का कार्यक्रम। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत। और अगर रिजर्वेशन की तीसरी चौथी पीढ़ी होगी कम से कम दलित रिजर्वेशन में, अगर आप शुरू से उसके बाद भी अगर ब्यूरोक्रेसी में इस तरह की शिकायतें आती हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर एक गंभीर चिंतन मनन की जरूरत है। शिकायत जेन्युइन है तो उसका निराकरण होना चाहिए,
और अगर उसको आधार बना करके कोई स्कोर सेटल कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे इस बात पे सहमत हूँ, लेकिन विनोद जी देखना ये है कि इस कमेटी की रिपोर्ट कहती क्या है। वैसे मेरी धारणा ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि SIT भी शायद इस तरह से बनाई गई कि 4 उसमें दलित हैं, 4 शायद जनरल हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से गलत है। हाँ। क्योंकि कोई भी अधिकारी ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेशर में आएगा, इसलिए मेरा कहना ये होगा कि इसमें आप एक जुडिशियल इंक्वायरी किसी जज, रिटायर्ड जज के अंदर आपको करानी चाहिए थी, वो ज़्यादा फेयर होती, वो ज़्यादा बेटर होती। क्योंकि जब आप 4 दलित और 4 गैर दलित अधिकारी बनाते हैं तो वहीं आप एक जाति विभाजन खड़ा कर देते हैं और आप जाति स्वरूप दे ही रहे हैं उसको, वो तो गलत है। हाँ, इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इंक्वायरी कमेटी में है तो आप पहले उसकी जाति देखेंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही वो है। और मुझे लगता है कि जो जज वाला सुझाव आपका है वो एक बड़ा सुझाव है, अगर उस पर हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इस पर एक और बात करूँगा। आप देखिए कि राजनीति में क्या होता है। अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और जब वो मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो पूरा घर धुलवाया जाता है। वो लोकसभा चुनाव के दौरान कन्नौज में एक मंदिर में जाते हैं तो उसके बाद मंदिर धुलवाया जाता है। तो ये कौन सा माइंडसेट है? पॉलिटिक्स है इसके पीछे, और अगर पॉलिटिक्स भी है तो शायद मुझे जाता ये तो बहुत ही घटिया किस्म की पॉलिटिक्स है अगर इस तरह से। और इससे फिर नतीजा क्या मिले, इसका मैसेज क्या जाता है? इसका ये हमारे जो मॉडर्न इंडिया पर एक माथे पे कलंक है, इसे मैं यही कह सकता हूँ। ये तो वही हुआ कि जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वहाँ गए, लाहौर गए और उनके उसमें गए तो वहाँ से उन्होंने वो धुलाई की इसकी। तो ये तो मतलब क्या करें, जितना जिस तरह की सबसे बड़ी नीचता ही इसको मैं कह सकता हूँ कि आज भी हम, जैसे मैं जब भी सर्विस में आया तो मैंने कहा यूनिफॉर्म पहनने के बाद कोई किसी भी जाति का नहीं है, कोई किसी भी धर्म का नहीं है, और बल्कि हमें कम से कम इस समाज में, शिक्षित समाज में तो कम से कम ये मानना चाहिए। और अगर यूनिफॉर्म की तो जिम्मेदारी है कि सबको एक साथ सुरक्षा देना, तो अखिलेश जी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो ये तो मतलब ये तो पुरानी बात हो गई है। मैं खाली ये माइंडसेट की बात बता रहा हूँ कि या उसके पीछे हो सकता है एक पॉलिटिक्स हो, लेकिन अगर ऐसी पॉलिटिक्स भी है तो वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है बताइए, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। और अखिलेश जी हमेशा इस बात को उठाते हैं। ये मैंने एक संदर्भ के तौर पर उदाहरण दिया कि अभी भी हमारे सिस्टम में इस तरह के भेदभाव और इस तरह के मानसिकता और माइंडसेट मौजूद है जो अधिकारियों को आपस में विभाजित करती है, नेताओं को विभाजित करती है, मीडिया में इस तरह का विभाजन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? बिल्कुल महसूस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में लोग सम्मिलित होकर ऐसे बयान दें, भर्त्सना करें। और यही चीज़ की कमी मैं देखता हूँ आज के समाज में। पहले इस तरह की घटनाएं अगर होती थी तो उसकी भर्त्सना होती थी और उच्च स्तर पे होती थी, और इसकी आवश्यकता अभी है। और बल्कि मैं समझता हूँ जो समाज का जो कम से कम जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको आवाज़ उठानी, IAS एसोसिएशन है, IPS एसोसिएशन है, कुछ बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, स्टेट्स में ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं। ये जो आपने बात कही इस पे बल्कि बहुत ही ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो धर्मनिरपेक्ष की बात हम करते हैं या जाति विहीन एक समाज की बात करते हैं, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। ऐसा ध्येय हमारा जो एक तकनीकी सवाल है, कानूनी प्रश्न। जैसे हरियाणा वाली घटना में पूरन कुमार जी की जो पत्नी जो IAS अधिकारी हैं, उन्होंने जिस तरह से इसको मुद्दा बना करके धरने बैठ गई और वो बाबा साहब फोटो लगा लिया, तो ये तो सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट का भी वायलेशन है कि नहीं है? नहीं, वो तो है। जैसे एक कि सर्विंग अधिकारी, एक सर्विंग अधिकारी किसी इस तरह बैठ के धरना दे या कोई फोटो लगाए और कहे कि हम बॉडी तब तक नहीं उठने देंगे जब तक ऐसा नहीं हो जाता। ये तो सही बात नहीं है।
हाँ, ये अवश्य है कि वो कहेंगे कि भावनाओं के नहीं, उनकी भावनाएं समझी जा सकती हैं, उनकी भावनाओं इज्जत के की साथ जा हर व्यक्ति की सहानुभूति है, हर व्यक्ति संबद्ध करता, लेकिन ऐसे समय में भी तो उनकी एक जिम्मेदारी भी तो बनती है एक नहीं, अधिकारी की। सरकार को ये कहना कि हम बॉडी ये नहीं है करने देंगे, वो गलत है, क्योंकि वो डेड बॉडी प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट है है जी। तो इसलिए वो गलत है। लेकिन इसके बारे में मैं समझता हूँ, चूँकि घटनाक्रम ऐसा रहा और उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उसको लेकर शायद स्टेट उन्हें क्षमा कर दे। नहीं, उन्हें तो क्षमा कर देगा, लेकिन अगर यही कोई दूसरा करे, मान लीजिए जो इतना प्रभावशाली न हो, तो सरकार उस पर कार्रवाई भी करेगी। बिल्कुल कर सकती। तो ये देखिए, और दूसरी बात ये है कि जिन 13 अधिकारियों पर अपने सुसाइड नोट में पूरन कुमार जी ने आरोप लगाए उत्पीड़न के, तो अगर उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना अपनी बात कहने का, देखिए ना कि सीधे गिरफ्तारी की बात। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं दो चीज़ इसके बारे में कहना चाहता हूँ। शत्रुजीत कपूर एक बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं जी, और उन्होंने पावर सेक्टर में, जहाँ पर कि आईएएस का बोलबाला रहता है, वहाँ पे जाके उन्होंने हरियाणा में इतना बेहतरीन काम किया। उन्होंने कई करप्ट ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई की। कई कार्रवाई की। एक ब्रिलियंट ऑफिसर हैं, ईमानदार अफसर हैं, उनको हटाना गलत था, नंबर 1। नंबर 2, रोहतक के जो एसपी थे वो भी एक बहुत ही अच्छा एसपी था, जिसको हटाया गया वो भी राजनीतिक कारण से हटाया। और उसके बाद वहाँ दलित अफसर पोस्ट किया गया। और ये बिल्कुल ही, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, ये राजनीति, जातिवाद और भ्रष्टाचार का एक सम्मिश्रण है। और दूसरी बात, जो 13 आदमी जो इसमें किए गए हैं, अब कितनी बार आप उनके खिलाफ इंक्वायरी कीजिएगा। हाई कोर्ट में, जैसा कि आपने कहा, SC/ST कमीशन में, चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट्स में ये बातें जो हैं आ चुकी हैं। मैं मनोज यादव को तो मैं जानता हूँ, वो तो एक बड़े शानदार वो हमारे साथ काम करते अफसर हैं, और मुझे नहीं लगता कि मनोज यादव जैसा अफसर दलित उत्पीड़न करेगा, बल्कि वो तो उल्टा, अगर किसी दलित का उत्पीड़न हो रहा हो तो वो, बिल्कुल, आप लोग जिस तरह के अफसर रहे हैं, बिल्कुल तो, बल्कि जैसा कि आपको मैंने कहा, शायद ही किसी हरियाणा के उच्च अधिकारी के खिलाफ जाति उत्पीड़न के बारे में शिकायत हुई हो। तो ये थोड़ा सा, आप मध्य प्रदेश में रहे, वहाँ इस तरह के मामले आए कभी सामने? जाति के जो मामले हैं, मध्य प्रदेश भी काफी कास्ट सोसाइटी है। कास्ट ये है नीचे। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही ऐसी शिकायतें नहीं आती हैं निचले स्तर पर, लेकिन IPS के स्तर पर, IAS के स्तर पर, उच्च सरकारी संस्थानों में ऐसी घटनाएं बिरले ही मिलती हैं देखने। मुझे तो कभी नहीं याद आता इस तरह के। और हमारे यहाँ हमारे जो खुद IG थे, मुझे तो ये नहीं मालूम था कि वो किस इसके हैं, SC है। इतने अच्छे अफसर दास साहब हमारे IG थे भोपाल में, जब मैं DIG था। वो तो पता ही नहीं चलता था कौन किस जात का है। एक बार जब यूनिफॉर्म पहन लिया हमने, तो यूनिफॉर्म ही जाती है, तो हमें तो कभी समझ में नहीं आया कि, लेकिन जो इस बात को उठाते हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि भारत के आप प्रोग्रेस की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा बैकवर्डनेस तो ये है। मंडल आयोग के बाद ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी पार्टिसिपेशन बढ़ा है पिछड़ी जातियों का। दलित तो पहले से ही आ रहे हैं, उनका रिजर्वेशन तो SC/ST का पहले से ही था, लेकिन पिछड़ी जातियों का भी बढ़ा है काफ़ी मंडल आयोग के बाद। तो जो ब्यूरोक्रेसी है, खासकर IAS और IPS और स्टेट सर्विसेज की, उसमें एक आमूलचूल बदलाव आया। आयोग पहले एक वर्चस्व था, सवर्ण वर्चस्व। सच है, मंडल से पहले अगर आप देखें तो चाहे स्टेट सर्विसेज हों, चाहे वो सेंट्रल सर्विसेज हों, ज़्यादातर जो वर्चस्व था सवर्ण समाज के लोगों का था, और ये बात उठती रही। अब तो वो काफ़ी हद तक कम हुआ है पिछले 25-30 सालों में। तमाम दूसरी जातियों के लोग भी आए हैं, लेकिन हो ये गया है कि पहले जो जातिवाद के आरोप थे इतने नहीं लगते थे जितने अब लग रहे हैं। ये एक कैसी विडंबना है, क्या विरोधाभास है, किस तरह का? इसलिए तो कम लगने चाहिए। इसलिए है क्योंकि अब क्या है कि जाति के आधार पे भी पोस्टिंग होनी शुरू हो गई है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर आप SPs को और कलेक्टर्स को जाति के आधार पे अगर चुनेंगे, तो वो भी जाति के आधार पे अपने थानेदारों को और तहसीलदारों को चुनेंगे। और ये जो आप विडंबना कह रहे हैं, वो बड़ी सही विडंबना है। आज की जो सरकारें हैं, राजनीति इस कदर हावी हो गई है कि लोग सबसे पहले जात देखते हैं, उसके बाद, जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जात में एक से एक मेरिटेड लोग,
और अगर आप उनको पोस्ट कीजिए कहीं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा उसके बारे में, क्योंकि मेरिट है उनके पास। क्योंकि मेरिट है। मेरिट के नाम पे जात का कोई मतलब नहीं है। और बैकवर्ड में कहिए, चाहे वो SC ST कहिए, एक से एक आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसे लोगों को आप पोस्ट कीजिए, चाहे सवर्ण हो, आइडेंटिफाई कीजिए, तो कोई बात। लेकिन जाति के आधार पे अपने फेवरेट्स को अगर आप चुनेंगे, हाँ, बिना मेरिट के और बिना मेरिट के, तो वो सवाल खड़े होते हैं। वो सवाल खड़े। मुझे लगता है कि उम्मीद तो यही थी कि मंडल के बाद जातीय दीवारें टूटेंगी, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अफसरशाही हो, चाहे समाज के दूसरे हिस्से हो, वो जातीय दीवारें और मजबूत होती जा रही हैं। ये एक बड़ी चुनौती है। क्या आपको लगता है? इसमें एक दो चीज़ बताता हूँ मैं आपको। देखिए क्या है कि जैसे बिहार में है, यूपी में कहीं और जगह है, अगर जो अफसर है वो अपने गनमैन चुनते हैं तो अपने फेवरेट गनमैन चाहे जाति के आधार पे चुने, जैसे चुने, अपने जो ऑर्डनरी हैं वो अपने जाति के आधार पे चुनते हैं। ये आजकल स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। और उसके बाद स्टाफ में भी ज़्यादा, स्टाफ में भी अपने ही लोग चुनते हैं। तो ये अब आप देखिए, मिनिस्टर्स के जो PS हैं वो भी अपने ख़ास जो चुनिंदा लोग को चुनते थे, बल्कि मोदी जी ने ये सिस्टम बदल दिया है, जो कि अच्छा किया है कि आप सिर्फ अपने जिसको मन में आए वो अपने PS को नहीं रखें, वो एक अपने तरफ से पोस्टिंग करते हैं, पूल बनेगा उसमें, एक पूल बनेगा उसमें। तो ये एक अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि जातिवाद को बढ़ाने में बहुत हद तक हमारा ही हाथ रहा है। अफसर हैं, चाहे राजनीतिज्ञ हैं, नेता हैं, तो इस पर एक बहुत गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है ये एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए इस पर। बिल्कुल होनी चाहिए। और बिल्कुल कम से कम नई पीढ़ी जो है वो इससे दूर हो, और जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो हर साल आते हैं, उनके बीच में इस मुद्दे पर एक रिफ्रेशर कोर्स वगैरह भी चलाया जाना चाहिए, जैसे आप लोगों के आपने जो इतनी अच्छी बात कही कि बल्कि आपके ऐसे लोग या अन्य प्रबुद्ध नागरिक हैं, IT प्रोफेसर हैं, मीडिया मैन हैं, इनको नेशनल पुलिस एकेडमी में बुलाना चाहिए, एक सेमिनार करना चाहिए, ताकि जो यंगस्टर्स हैं इस चीज़ से अवगत हों, वो एक नए दिमाग से, नए सिरे से सर्विस करना चाहते हैं। और शुरुआत में अगर ऐसी बातें उनके जहन में आईं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसी आज कितनी ऐसी चीज़ें हैं, न्यू एज क्राइम्स हैं, न्यू एज सोसाइटी के फॉल्ट लाइंस हैं, नई नई जो समस्याएं आ रही हैं, उन पे चर्चा करना ज़्यादा आवश्यक है। मुझे एक उदाहरण आता है याद, मेरठ में दंगे हुए 1986-87 की बात है, बड़े गंभीर दंगे हुए 87 में, और उसके बाद बहुत लंबा कर्फ्यू लगा। चीफ मिनिस्टर थे वीर बहादुर सिंह, कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और DGP से कहा कि भाई जो फाइनेस्ट ऑफिसर आपके पास हो उनको भेजिए। और आपको आश्चर्य बताऊं कि विजय शर्मा, आप जानते हैं, जो CIC में भी रहे, वो और GL शर्मा, वो SSP, विजय शर्मा DM, इनको भेजा गया। और इनकी मुलाकात तक CM से नहीं थी। ये विजय शर्मा ने खुद मुझे बताया, बोले जब दंगा कंट्रोल हो गया उसके बाद हम लोग जाकर लखनऊ में मिले, जाकर के कॉल ऑन किया जाके। तो उस तरह से मेरिट पे पोस्टिंग्स होती थी। तो मेरा ये कहना है कि अगर राजनेता इस तरह की छूट दें, पहले करते थे कि भाई अब मेरिट पे करिए, हमें रिजल्ट चाहिए, वो किसी भी समाज से हो व्यक्ति। और जैसा आपने कहा कि एक से फाइनेस्ट ऑफिसर रहे हैं, बिल्कुल, मतलब मैं तो खुद उत्तर प्रदेश में और बिहार में कई ऐसे अधिकारियों को जानता हूँ, या मध्य प्रदेश में, जो सवर्ण समाज से नहीं थे, लेकिन एक बहुत शानदार उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा। मध्य प्रदेश में देखिए, जैसे अर्जुन सिंह जी ऐसी ही पोस्टिंग करते थे जगह पे, सकलेचा थे, वीरेंद्र सकलेचा BJP के, बिल्कुल इसी तरह से करते थे, मेरिट पे ही करते थे, और मेरिट पे बड़ा फर्म रहते थे। कितनी बार उन्होंने मुझे माफ़ किया मेरे और मुझे याद है कि और जरा भी कोई भी बात अगर ऐसे आक्षेप अगर लगें, आपको बुला के पूछते थे और तत्काल उस मसले का निकाल हो जाता था। हाँ, तो ये मुझे लगता है राजनेताओं को इससे पहल करनी चाहिए। इसकी पहल अगर राजनीति से होगी, और राजनीति ही इस देश को नियंत्रित करती है, तो तब जाकर के बात नीचे तक होगी। अगर मान लीजिए चीफ मिनिस्टर ही जाति को प्रमुखता देने लगे, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, तो फिर ब्यूरोक्रेसी में बात नीचे तक जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमारी आपकी इस चर्चा का लब्बो-लुआब ये है कि एक गंभीर मुद्दा है, और इस पर गंभीरता के साथ पूरे समाज को सोचना चाहिए, और इसकी पहल राजनीति से होनी चाहिए कि राजनेता इस पर राजनीति न करें, और अधिकारियों की पोस्टिंग बिना जाति पूर्वाग्रह के, उनकी मेरिट, उनकी योग्यता और उनके काम के आधार पर करें।
मुझे लगता है। इसके लिए अगर आप कोई विशेष सुझाव देना चाहें कि कोई कानूनी सिस्टम, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे ये चीज़ इंश्योर हो सके। देखिए, ऐसा है कि जाति उत्पीड़न के बारे में पहले ही हर प्रदेश में गाइडलाइंस दिए गए ताकि ये चीज़ नहीं हो, और ये बल्कि ऐसे गंभीर उत्पीड़न के केसेस में कलेक्टर और एसपी डायरेक्ट जिम्मेवार ठहराए जाते हैं। लेकिन जाति वैमनस्यता नहीं हो, इसके लिए इस तरह की चर्चा, परिचर्चा की बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं समझता हूं कि चाहे वो पुलिस एकेडमी, जाति और सांप्रदायिक दोनों, जाति और दोनों एक साथ, वो तो है, ये मुद्दा तो जाति का, इसलिए हम जाति पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक पूरा तो चाहे IAS एकेडमी हो, विभिन्न तरह के एकेडमी हो। और मैं समझता हूं कि जैसे राजनीतिक मंच भी कुछ ऐसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, ऐसी जगह हैं, वहाँ पे इसकी चर्चा बहुत आवश्यक है। और ख़ासकर कुछ विशेष जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उसको लेके जो बात उभरती है, केस स्टडी के रूप में। चलिए आज़ाद साहब, आपने समय दिया और अपने तजुर्बे और अनुभव से हमारे दर्शकों को आपने काफ़ी चीज़ें बताई इस मुद्दे पर। बहुत एक गंभीर मुद्दा है, इस पर हम लोगों को समझना चाहिए, पूरे देश को सोचना चाहिए। हरियाणा की घटना तो एक सिर्फ नज़ीर है, एक आप कह सकते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन अंदर भीतर कितनी खटपटाहट है, कितनी उलझन है, ये भी देखने की ज़रूरत है। और उसको समय रहते ऐसे सवालों को हल करना चाहिए। और ज़रूरी है कि वक्त रहते हुए हरियाणा की घटना से सबक लेकर के अगर हमारे राजनेता, हमारा तंत्र, हमारी व्यवस्था, हमारी अदालतें और हमारा मीडिया या समाज के सारे वो अंग जो मैटर करते हैं, वो इस तरह की घटनाओं पर सोचें और कुछ ऐसा करें जिससे कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो और देश में सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का माहौल बने और कानून का राज सबसे ऊपर हो। इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को हम विराम देते हैं। आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। अगली फिर किसी मुद्दे पर आपको तकलीफ देंगे, तब तक के लिए नमस्कार।